क्वेश्चन नंबर 2 देखना। क्वेश्चन 2 में क्या लिखा है? टाई लिमिटेड फाइल रिटर्न ऑफ इनकम फॉर AY 25-26 on 26 June 25. The return is selected for regular assessment. सी रेगुलर असेसमेंट वर्ड आते ही क्या समझना चाहिए? रिटर्न भरा तुरंत स्क्रूटिनी आ गई। रेगुलर का मतलब ही है रिटर्न भरते ही तुरंत स्क्रूटिनी आ गई। और क्या लिखा था? रिटर्न वॉज सिलेक्टेड फॉर रेगुलर असेसमेंट फॉर विच नोटिस अंडर सेक्शन 143(2) इज सर्व्ड ऑन कंपनी ऑन 3 जुलाई 26। कभी भी रेगुलर असेसमेंट करना होता है ना, तो उसके लिए 2 मैंडेटरी स्टेप है। पहले उसको नोटिस भेज के ऑफिस बुलवाओ एंड फिर बातचीत करके ऑर्डर पास करो। तो पहले नोटिस भेज के ऑफिस बुलाना पड़ता है, उसका नोटिस होता है 143(2). तो ये इन लोग ने भेजा था, लेकिन वो कब मिला असेसी को? सी सर्व्ड का मतलब असेसी ने रिसीव कब किया? 3 जुलाई 26। ओके, टेल मी नोटिस अंडर 143(2) का एक्चुअल टाइम लिमिट क्या है? 3 months फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर इन विच रिटर्न इज फाइल्ड। हमने जब रिटर्न फाइल किया था ना, उस साल के एंड से 3 महीना पकड़ो, उतने टाइम में असेसी को नोटिस रिसीव हो जाना चाहिए। खास ये एक ऐसी नोटिस है ना पूरे इनकम टैक्स एक्ट में, इसमें लॉ क्या इंसिस्ट कर रहा है? इट शुड बी रिसीव्ड बाय द असेसी विद इन 3 months। लेकिन 3 months के लिए बेस क्या? रिटर्न फाइलिंग डेट। तो इसका रिटर्न फाइलिंग डेट क्या है? 26 जून 2025 दिया था ना, तो पहले इस साल का एंड करो। इस साल का एंड क्या है? 31 मार्च 2026। इसमें और 3 महीना जोड़ो, तो प्लस 3 months किया तो क्या हो गया? 30 जून 26। मतलब 30 जून 26 तक उसको 143(2) रिसीव हो जाना चाहिए था। रिसीव, हाँ रिसीव। लेकिन उसे रिसीव कब हुआ था? 3 जुलाई 26। फील करो डेट। हो जाना चाहिए था 30 जून को, हुआ 3 जुलाई को। तो नोटिस उसको वक्त पे रिसीव हुई कि लेट रिसीव हुई? लेट। तो ऐसे में तो रेगुलर असेसमेंट फ्लॉप हो गया। भले इनकम टैक्स वाले बोलेंगे नहीं वो AY के बाद जो 12 महीने पड़े होते वो तो है, लेकिन उसका मतलब ही नहीं है। रेगुलर असेसमेंट में देयर आर 2 स्टेप्स। पहले टाइम पे नोटिस पकड़ा उसको 143(2), 3 months फ्रॉम द एंड ऑफ द रिटर्न इज फाइल्ड। फिर ऑर्डर पास करने के लिए 12 months का इंपॉर्टेंस आता है। लेकिन अगर तुम टाइम पे उसको नोटिस ही नहीं पकड़ा पाए, कौन सी 143(2) वाले, तो सारा कार्यक्रम फ्लॉप हो गया। और कभी भी इन लोग का फ्लॉप हो जाता है तो उन लोग बोलते हैं हाय राम बच गए। तो बच गया तो बाद में इन लोग इनकम एस्केपिंग ट्राई मारते, लेकिन वो ऐसे हवे में तीर नहीं मार सकते, उनके पास कुछ इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो सी इधर एक्चुअली है ना असेसी एस्केप हो गया था। एस्केप क्यों हो गया था? क्योंकि जो नोटिस उसको 30 जून 26 को मिलनी थी उसको 3 जुलाई 26 को मिली थी। तो ये तो पूरा रेगुलर असेसमेंट ही फ्लॉप हो गया था। फिर भी असेसी भोंदू था, उसने ध्यान ही नहीं दिया। वो तो क्या है, रिस्पॉन्ड भी कर दिया नोटिस। अरे ये नोटिस में लिखा क्या होता है? आओ हमें मिलके जाओ। तो मिलके गए, बातचीत भी की। ओके, मतलब ऑर्डर भी पास हो गया होगा। अब क्या पूछ रहे हैं? एग्जामिन वेदर द सर्विस ऑफ नोटिस इज विद इन टाइम। वो तो एग्जामिन कर लिया। इट्स नॉट विद इन टाइम, इट इज टाइम बार्ड। क्योंकि विद इन टाइम मतलब 30 जून 26 को होना चाहिए था और हुआ था 3 जुलाई 26। तो इट्स नॉट विद इन टाइम। फिर क्या लिखा? इफ नॉट वेदर द असेसमेंट ऑर्डर कैन बी चैलेंज्ड बाय द असेसी। मीन्स नोटिस उसको टाइम पे नहीं मिली और बाद में रेगुलर असेसमेंट की कार्रवाई हो गई। अब कार्रवाई होने के बाद ऑर्डर पास होता है। अब ये ऑर्डर के लिए असेसी चैलेंज कर सकता है क्या? ये ऑर्डर बराबर नहीं है, गलत है, गलत है ये। उसी लॉ ने क्या बोला है कि भाई तुझे नोटिस लेट मिला था तो तुझे कोऑपरेट नहीं करना था, तुझे उस वक्त ही ऑब्जेक्ट करना था। क्या ऑब्जेक्ट करना था? कि भाई मुझे नोटिस टाइम पे नहीं मिला है, ये रेगुलर असेसमेंट को छोड़ दो, मत करो कुछ, मुझे नोटिस ही टाइम पे नहीं मिला था। लेकिन वो तूने ऑब्जेक्ट नहीं किया,
तू पूरे प्रोसीडिंग में कैरी फॉरवर्ड करते गया और बाद में जब ऑर्डर पास हुआ तुझे मजा नहीं आ रहा, अभी नाटक चालू करे तेरा। कितने लोग ऐसा ही करते हैं कि बाद में जब असेसमेंट खत्म हो गया उनको लगा शिट इतना ज्यादा टैक्स मुझसे मांग रहे, तब वो छोटे छोटे नुक्स निकाल रहा है कि आपने तो मुझे नोटिस ही टाइम पे नहीं भेजी थी, ये वो सब। सी ये जो भी छोटी मोटी तेरी कंप्लेंट्स है ना, पहले रेस करने का। और सी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता कैसे चलेगा, क्योंकि सी ये 3 जुलाई को नोटिस को रिसीव लेट हुआ था, और पुराने जमाने में तो नोटिस स्पीड पोस्ट से जाती थी। और इनकम टैक्स वाले तो क्या सोचते हैं कि हमने नोटिस वक्त पे भेज तो दी ना, अब नोटिस इन ट्रांजिट थोड़ा डिले हो गया स्पीड पोस्ट डिपार्टमेंट में। सी आजकल तो ईमेल से कम्युनिकेशन होता है, लेकिन पुराने ज़माने में क्या होता था कि किसी को नोटिस भेजना है तो स्पीड पोस्ट के जरिए भेजना पड़ता था। और स्पीड पोस्ट के जरिए क्या है, अगर मैं असेसिंग ऑफिसर हूँ तो मैं तो नोटिस भेजने के बाद क्या सोचूंगा, मैंने तो परफेक्ट नोटिस भेजी है, लेकिन वो नोटिस तेरे घर आते आते इतना डिले हो गया, वो मुझे थोड़ी मालूम पड़ेगा। दैट यू नो। जैसे कई बार क्या होता है, नोटिस भेजने का टाइम क्या था 30 जून तक ना, तो असेसिंग ऑफिसर ने 30 जून के पहले भेज दिया होगा, थिंकिंग दैट स्पीड पोस्ट तो क्या स्पीड पे जाएगा ना, स्पीड पे पहुंच जाएगा। लेकिन स्पीड पोस्ट स्पीड पे नहीं गया, स्लो गया, और असेसी को चिट्ठी लेट मिला, तो वो असेसिंग ऑफिसर को कैसे मालूम पड़ेगा? दैट असेसी नोस, तो ही शुड ब्रिंग दैट फैक्ट टू दी एओ। अब वो बताता नहीं है तो एओ तो क्या सोचेगा, मैं तो सब काम ठीक किया। अब ऑर्डर पास होने के बाद उसके नाटक चालू हो रहे हैं, एओ बोले मेरा भी फालतू में टाइम वेस्ट हो रहा है ना, तो ये नहीं कर सकते। तो इसके लिए एक सेक्शन ही है 292BB। 292BB, इट इज ऑन सर्विस ऑफ नोटिस। सर्विस मतलब असेसी के एंड पे। कई बार क्या होता है डिपार्टमेंट के एंड पे क्या लगता है हमने परफेक्ट काम किया है। जैसे अपना एग्जांपल ले लो, सर लोग को क्या लगता है क्या मस्त पढ़ाया मैंने, लेकिन स्टूडेंट को क्या लगेगा समझता ही नहीं है। तो तुम लोग का इंपॉर्टेंट है ना यार, और तुम लोग का तुम जानो ना। सर तो क्या सोचेगा मैं तो क्या मस्त पढ़ा के आया हूँ, मस्त पढ़ाता हूँ यार मैं, लेकिन तुम लोग का एंड तुम जानो ना। मुझे थोड़ी मालूम, तुम लोग बोलोगे सर आपको लग रहा है मस्त, हमको कुछ समझता ही नहीं है, वो तुम लोग बताओगे तो मालूम पड़ेगा ना। तो वैसे डिपार्टमेंट का भी क्या है, उन लोग नोटिस वोटिस परफेक्ट भेज रहे, लेकिन सर्विस वर्ड को फील करो। जैसे मैं तुमको डिलीवर कर रहा हूं बट यू आर बीइंग सर्व्ड, बट आर यू सर्व्ड प्रॉपरली, यू नो ना, हाउ डू आई नो? इसके लिए ना एक स्पेशल सेक्शन ऑन सर्विस ऑफ नोटिस, सेक्शन इज 292BB। और ये सेक्शन क्या बोलता है, देखो असेसी लोगों, डिपार्टमेंट तो डिलीवर कर रहा है, सर्व तो आपको हो रहा है, और आपको ढंग से सर्व नहीं हुआ तो आप बताओ ना। ढंग से सर्व नहीं हुआ मतलब हमारे घर चिट्ठी लेट आई, गलत एड्रेस पे आई, मेरे नाम में स्पेलिंग गलत थी, मेरा नाम शिरीष व्यास है, आपने गिरीश व्यास लिख दिया, शिरीष का गिरीश। तो ये सब प्रॉब्लम तुझे मालूम है ना यार। तो सी एनीथिंग विच इज रिलेटिंग टू सर्विस, जैसे सर्विस मतलब रिसीविंग, उसमें कुछ कमी पेशी है तो ये तू बता ना, ओके। और अगर तुम नहीं बताओगे एंड फिर बाद में असेसमेंट पूरा खत्म होने का नाटक चालू हो गए, तो वो हम लोग नाटक बर्दाश्त नहीं करेंगे। हाँ ठीक है, असेसमेंट खत्म नहीं हुआ उसके पहले यू कैन रेज द ऑब्जेक्शन, ये क्या मैं गिरीश हूं, सारा भारत मेरे को शिरीष के नाम से आता, गिरीश क्या है, तो पहले रेज करना। इन शॉर्ट इतना उन लोग ब्लंडर नहीं करते, शिरीष का गिरीश लिख दिया, खाली एग्जाम्पल बता रहा हूं। एनीथिंग रिलेटेड टू सर्विस ऑफ नोटिस, सर्विस मतलब रिसीविंग, कि मुझे टाइम पे रिसीव नहीं हुआ, इसमें कुछ प्रॉब्लम था, गलत एड्रेस पे आ गया, ये आ गया वो आ गया, जो भी है ये सब बातें तुमको मालूम होती है। जैसे टीचर सर्कुलेशन में बच्चे को कुछ समझाए नहीं समझाए, डाउट है नहीं है, उसको समझता है, टीचर को थोड़ी समझेगा, ओके। तो इन शॉर्ट इधर क्वेश्चन क्या था, वेदर द असेसमेंट ऑर्डर कैन बी चैलेंज्ड। इधर कोई को लोग बोल सर कर तो सकते हैं ना, लेकिन ऑर्डर पास होने के पहले, लेकिन इधर क्या बोल रहे, ऑर्डर बन गया है फिर चैलेंज कर सकते क्या? नहीं, इधर क्या बोलना चाहिए, ऑर्डर चैलेंज कर मतलब ऑर्डर पास हो चुका है तो चैलेंज नहीं कर सकते। हाँ ऑर्डर पास नहीं हुआ था तो चैलेंज कर सकते, ओके। फिर वो तो प्रोसीडिंग्स में चैलेंज कर रहे, ये प्रोसीडिंग रद्द कर दो,
लेकिन ऑर्डर पास हो गया तो उसको चैलेंज नहीं कर सकते। ओके, लेकिन सी इधर एक क्वेश्चन में ट्विस्ट डाला है, अगर एओ ने नोटिस भेजी ही नहीं होती तो, जैसे सर ने लेक्चर लिया ही नहीं है तो सर गलत है ना यार। चलो सर सिखा रहा है तो बेचारा सर तो सही है, अब तुमको नहीं समझ रहा मैं क्या करूं। तो इधर क्या हो रहा है कि एओ ने अगर नोटिस भेजी नहीं है तो फिर ये तो एओ को ही काम करने नहीं आता ना, फिर तो डिपार्टमेंट एकदम ग्रॉस नेग्लिजेंस में आ गया है। तो ऐसे में तो एसएससी के भी तेवर बढ़ जाते हैं, वो कभी भी ऑब्जेक्ट कर सकता है एनी टाइम, ऑर्डर पास होने के बाद भी। ओके, नोटिस इश्यू नहीं है फिर भी ऑर्डर कैसे पास हुआ होगा, होता है कई बार इनफॉर्मली बातचीत होती, जैसे एक एओ ने क्या तेरे को नोटिस वोटिस नहीं भेजा था, ऐसे ही कैजुअली बोल दिया कि तुम लोग मिलने आ जाओ, मेरे को ये करो वो करो, बातचीत करेंगे, डायरेक्ट असेसमेंट कर दिया। एक फॉर्मल जो चिट्ठी भेजनी चाहिए ना, कौन सी 143(2), वो डिपार्टमेंट ने अपने एंड से इशू ही नहीं की थी और ऐसे ही असेसमेंट वगैरह हो गया। ये तो टोटली डिपार्टमेंट का नेग्लिजेंस है, तो इसको तो एनी टाइम ऑब्जेक्ट कर सकते हैं, ऑर्डर पास होने के पहले भी और बाद में भी। चलो डिपार्टमेंट ने नोटिस भेज दी है तो दे आर अंडर द इंप्रेशन वी आर प्रॉपर, सो इफ यू हैव प्रॉब्लम टेल अस बिफोर। इसका एक चार्ट बनाया मैंने, ये देखो लुक, अगर नोटिस सर्व करने में दिक्कत है, मतलब हमने चिट्ठी बराबर से दे दी है, सर्व मतलब तेरे रिसीविंग एंड पे तेरे को प्रॉब्लम है, तो क्या था, वो पहले ही बता दिया, पहले ही बता दे, बाद में नाटक नहीं चाहिए। इंग्लिश में कैसे बोलते हैं इसको, ऑब्जेक्ट बिफोर, पहले ही बता दे, पहले ही बता दे, बिफोर, बाद में नहीं बता सकते, क्योंकि अगर पहले नहीं बताया ना तो नोटिस विल बी डीम टू बी वैलिड। फिर तेरे को 3 महीने में जो चिट्ठी रिसीव होनी थी 3 महीने से थोड़ी लेट भी रिसीव हुई तो विल अज्यूम इट इज डीम टू बी वैलिड, अगर तूने पहले नहीं बताया तो। ओके, तो यू शुड ऑब्जेक्ट बिफोर, लेकिन डिपार्टमेंट की तरह से चिट्ठी निकली ही नहीं है, देन एनी टाइम वी कैन ऑब्जेक्ट। देखो, एसएससी कैन ऑब्जेक्ट बिफोर ऑल्सो, आफ्टर ऑल्सो। इधर एसएससी को इतना ज्यादा राइट्स क्यों मिला है, क्योंकि मिस्टेक डिपार्टमेंट की है ना, उन लोग चिट्ठी निकाली नहीं। एक्चुअली पता है इसके ऊपर एक केस लॉ हुआ था, लक्ष्मण दास, ये देखो लक्ष्मण दास खंडेलवाल, एग्जाम में क्वेश्चन है ना, लिख के आना लक्ष्मण दास खंडेलवाल, बाय हार्ट कर लो, लक्ष्मण दास खंडेलवाल, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। ओके, तो इधर इसको आंसर दो ना, वुड योर आंसर, सॉरी, व्हाट वुड बी योर आंसर इफ एओ फेल टू इशू द नोटिस। तो एओ फेल टू इशू द नोटिस, देन ऑर्डर कैन बी चैलेंज्ड, ऑल्दो ऑर्डर हैज बीन पास स्टिल वी कैन चैलेंज। ऑर्डर नहीं पास हुआ होता तो भी चैलेंज कर सकते, पास हो गया उसके बाद भी चैलेंज कर सकते, वी कैन चैलेंज एनी टाइम, क्योंकि आपने चिट्ठी इशू ही नहीं की, ये आपका नेग्लिजेंस है। तो ये क्वेश्चन 2 था। फिर क्वेश्चन 3 देखो, एक राम करके आदमी है, उसने रिटर्न भरा था 15 जून 26 को, एंड बाद में ही डिस्कवर्ड कि वो एटीसी का डिडक्शन लेना भूल गया। एटीसी होता है ना, यहाँ वहाँ इन्वेस्ट करके एटीसी मिलता है, तो डिडक्शन लेना भूल गया था। फिर क्या लिखा, ही क्लेम द सेट डिडक्शन थ्रू अ लेटर, मतलब उसने असेसिंग ऑफ चिट्ठी लिखी कि डियर सर आई फॉरगॉट टू क्लेम एटीसी, प्लीज गिव मी एटीसी, लेटर लिखा। एओ completed the assessment without allowing the deduction claimed by राम, मतलब एओ ने उसकी लेटर को इग्नोर करके डिडक्शन दिए बगैर असेसमेंट कर दिया, तो एओ सही है, तो सही है ना। अरे भाई तू एटीसी भूल गया था तो रिटर्न रिवाइज कर। वो बोले नहीं, रिटर्न रिवाइज करने का भी तो डेडलाइन होता है ना। क्या डेडलाइन है, रिटर्न कब तक रिवाइज हो सकता, 31 दिसंबर ऑफ दी एवाई है ना, और कंप्लीशन असेसमेंट विच इज अर्लियर, बट लेट में लेट 31 दिसंबर तक हो सकता है। तो एसएससी बोले ना मेरे को भी पता है रिटर्न रिवाइज करना है, लेकिन टाइम निकल गया था ना, इसलिए मैंने आपको चिट्ठी लिख दी। चिट्ठी विट्टी नहीं चलता है, अगर कुछ भूल गया है तो रिटर्न रिवाइज करना इज द ओनली चारा। फिर बाद में कितनी भी डिजर्विंग चीज है ना, तो अपनी जान डाल के भी साबित कर दे कि मैं डिजर्व करता हूं, तो भी कुछ नहीं होगा।
क्योंकि सी अगर ये सब चीज एंटरटेन करने लगे ना तो क्या डिपार्टमेंट का सिस्टम बहुत कैजुअल हो जाएगा। मतलब हर कोई क्या है रिटर्न में कैजुअली फाइल कर देंगे और कुछ भूल गए तो ठीक है ना एओ को चिट्ठी लिख के बता देंगे। ऐसा थोड़ी, अगर तुमको कुछ भी क्लेम करना है तो रिटर्न में ही क्लेम करो। भूल गए हो रिटर्न रिवाइज करो, वापस भूल गए तो रिटर्न को वापस रिवाइज करो, 1000 बार रिवाइज करो। लेकिन रिवाइजिंग द रिटर्न इज द ओनली ऑप्शन फॉर भूली हुई चीजें। लेकिन अगर वो तुमसे नहीं हो पाया तो प्लीज हमारे आगे हाथ पैर जोड़ के मत आओ, सॉरी हम लोग ये चीज आपके एंटरटेन नहीं करेंगे। तो ये लोग इस पे खड़ूस है। और ये पता है किस केस लॉ में जजमेंट आया था? गेट्स इंडिया लिमिटेड। गेट्स इंडिया लिमिटेड में सुप्रीम कोर्ट ने ठोक ठोक के बोला था देखो पब्लिक, आपका कुछ भी लेने का है ना रिटर्न में ले लेने का, ठीक है। आपको उस वक्त ध्यान में नहीं आएगा तो रिटर्न रिवाइज कर लो, वापस से ध्यान में नहीं आया तो बार बार रिवाइज करो। लेकिन रिवाइज भी नहीं कर पाए तो अभी उसमें आप कसूरवार हो ना। आपका खुद का चीज आपको ही नहीं समझता तो फिर आपके अंदर ही प्रॉब्लम है। फिर बाद में एओ के सामने आओगे, पब्लिक बोलती क्या फर्क क्या पड़ता देने में उसको यार। सिर्फ फर्क की बात नहीं है, ऐसे हर जन के साथ हम लोग चलाने लगे तो डिपार्टमेंट का डिसिप्लिन खत्म हो जाएगा ना। जैसे आज मुझे डिसिप्लिन चाहिए, बच्चा 7 बजे क्लास में आना ही चाहिए, तो 7 बजे में 5-10 मिनट लेट भी हो तो मेरे को क्या फर्क पड़ जाएगा। लेकिन मगर मुझे डिसिप्लिन मेंटेन ही करना है, 7 के बाद लूंगा ही नहीं, एकदम कट्टर हो जाओ तो आई कैन मेंटेन अ डिसिप्लिन ना। बाकी देखने में क्या 10 मिनट लेट है तो क्या फर्क पड़ जाएगा यार। तो अपने बीच में तो चलता है, अपना तो छोटा है क्लासरूम है, लेकिन गवर्नमेंट को तो पूरी इंडिया देखनी है। सब लोग बोलने लगे क्या फर्क पड़ता है, दे देना यार, को झूठ थोड़ी मांग रहा हूं जो डिजर्व कर रहा हूं। ऐसा नहीं होता, डिसिप्लिन डिसिप्लिन है। इन शॉर्ट एओ विल नॉट अलाउ एंड ही इज जस्टिफाइंग इन रिजेक्टिंग योर क्लेम। इधर केस लॉ कौन सा लिखोगे? गेट्स इंडिया लिमिटेड, गेट्स इंडिया लिमिटेड लिखना चाहिए। अब है ना ऐसा ये केस ट्राई करना। वो क्वेश्चन 3 था, क्वेश्चन 4 देखो, ये जरा ध्यान से पढ़ना। इधर भी एसएससी कुछ भूल गया था, इधर भी एसएससी मेरे से ट्रस्ट करो, सच बता रहा हूं मैं, बाद में रीड कराऊंगा। इधर भी एसएससी कुछ भूल गया था, लेकिन पिछले क्वेश्चन में भूली हुई चीज क्या थी? हाई राम एटीसी भूल गया। इधर वो कोई ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस भूल गया था। अरे ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस को सेट ऑफ करना होता है ना, वो भूल गया था। अब वो वापस एओ से रिक्वेस्ट कर रहा है। तो लेट्स सी कहानी में क्या ट्विस्ट है। इधर पढ़ो, मैंने हिंट दे दिया है। इधर क्या भूल गया था? ब्रॉड फॉर लॉस। रीड, मिस्टर एक्स फाइल्ड इज रिटर्न फॉर AY 26-27 by declaring income of 10 lakhs. His case was selected for scrutiny assessment and an addition of 4 lakhs was made by the assessing officer on account of disallowance of certain expense. मतलब रिटर्न में 10 लाख दिखाया था, असेसमेंट हुआ तो उसकी इनकम में 4 लाख और जोड़ दिया। फिर ड्यूरिंग असेसमेंट प्रोसीडिंग मिस्टर एक्स फाउंड दैट ही एरोनियसली फेल्ड टू क्लेम सेट ऑफ ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस। देखो मतलब एक ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस का वो सेट ऑफ लेना भूल गया था अंडर सेक्शन 72। सेक्शन 72 क्या है मालूम है? इट परमिट्स सेट ऑफ ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस। बिजनेस लॉस के लिए खास सेक्शन है 72। 71B हाउस प्रॉपर्टी लॉस के लिए होता है। वैसे हर लॉसेस के कैरी फॉरवर्ड का सेक्शन होता है ना, तो सेक्शन 72 पीजीबीबी लॉस का है। लेकिन वो सेट ऑफ किया कि भूल गया था? भूल गया। और ये भी उसकी बुद्धि कब चली? ड्यूरिंग असेसमेंट। मतलब असेसमेंट में क्या सब बातचीत होती, उसको अरे यार मैं तो लॉस ही सेट ऑफ नहीं किया, भूल गया। वीडियो क्या लिखा था? By the time the error was discovered by A, the time the error was discovered by Mr. X, the time limit for filing the revised return has expired. See, चलते हुए असेसमेंट में भी मैं रिटर्न रिवाइज कर सकता हूँ। रिटर्न रिवाइजिंग का रूल क्या है? 31 दिसंबर ऑफ AY और बिफोर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट। कंप्लीशन और असेसमेंट चल रहा है उस दरमियान भी रिटर्न रिवाइज कर सकता हूँ। ऑब्वियसली वो 31 दिसंबर नहीं निकल गई होनी चाहिए, तो वो सब कर सकते, लेकिन उसका टाइम मिस हो गया ना। मतलब मे बी वो 31 दिसंबर, असेसमेंट तो कंप्लीट नहीं हुआ, ये चलते हुए असेसमेंट में सब उसको स्ट्राइक हुआ था ना यार।
तो दो लिमिटेशन है रिवाइजिंग के लिए, असेसमेंट कंप्लीट नहीं हुआ होना चाहिए और 31 दिसंबर विच ईयर इज अर्लियर। तो असेसमेंट तो कंप्लीट नहीं हुआ था लेकिन 31 दिसंबर निकल गई होगी, तो क्या लिखा, रिवाइज रिटर्न का टाइम निकल गया। अब देखो क्या हो रहा है, हेंस ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग एक्स अप्रोच असेसिंग ऑफिसर टू अलाउ द सेट ऑफ brought for loss which was erroneously not claimed in the return, whether the AO is bound to accept the request। मतलब रिक्वेस्ट कब कर रहा है, असेसमेंट के दौरान ही। जैसे एओ और असेसी की मीटिंग हो रही है, उसमें बोल रहा है सर मैं ब्रॉड फॉर लॉस भूल गया तो मुझे दे दो ना, तो एओ एकदम खड़ूस हो जाता है, कई बार नहीं देंगे, तू नहीं क्लेम किया तेरी भूल है, तेरे को करना था, नहीं भूल गया सॉरी, सॉरी वॉरी नहीं होता है, यू शुड हैव क्लेम्ड। टेल मी ऐसे में क्या करना चाहिए। ये क्वेश्चन डिट्टो सेम लग रहा है कि नहीं इसके, ऐसा ओनली थिंग इधर मैं एटीसी लेना भूल गया था, इधर मैं ब्रॉड फॉर लॉस को सेट ऑफ करना भूल गया, उधर मैं लेटर वेटर लिख के भीख मांग रहा था, इधर मैं ड्यूरिंग दी प्रोसीडिंग बातचीत करके रिक्वेस्ट कर रहा हूं। तो टेल मी, इधर एओ को उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करनी चाहिए। यस, सी गेट्स इंडिया लिमिटेड ने क्या बोला था कि अगर कोई फ्रेश क्लेम्स होता है तो तुमको खुद ही क्लेम करना पड़ता है, बट कुछ क्लेम्स होते हैं ना वो फ्रेश नहीं होते, दे आर नोन टू द डिपार्टमेंट। इफ द क्लेम इज नोन टू द डिपार्टमेंट, जैसे ब्रॉड फॉर लॉस में क्या होता है ना, मैं ये ब्रॉड फॉर लॉस कोई इस साल का ताजा लॉस है कि पुराना लॉस है, पुराना, और पुराने लॉस का हमने रिटर्न भरा था, रिटर्न भरा था मतलब डिपार्टमेंट को मेरे लॉस का पता है, उनको पता है ना, उनको पता है तो देना चाहिए मुझे। हाँ चलो, कोई ऐसी चीज है ना जो मुझे उन्हें बतानी पड़ेगी, जैसे इस साल का कोई फ्रेश लॉस होता, तो मेरा इस साल कोई फ्रेश लॉस हुआ है, उसका थोड़ी डिपार्टमेंट को सपना आएगा कि शिरीष ने लॉस किया इस साल, उनको कैसे मालूम पड़ेगा, अनलेस आई टेल देम। हाँ चलो, मेरे कोई पुराने लॉसेस पड़े हैं तो उनको पता है शिरीष के पुराने लॉसेस काफी पड़े हैं, वो क्यों पता है उनको पहले से, क्योंकि पुराने लॉसेस के पुराने सालों के रिटर्न भी जमा हुए थे, और अपना जब रिटर्न जमा होता है तो उनके सिस्टम में सब रहता है, और जो उनके सिस्टम में है वो उनको पता है, और जो उनको पता है दे आर बाउंड टू गिव मी, जस्ट बिकॉज आई मिस्ड आई शुड नॉट बी डिनाइड दैट क्लेम, बिकॉज दे नो दैट। क्योंकि सी ये बाद में इन लोग का एरोगेंस हो गया है। हाँ चलो, आज अगर कोई नई नई चीज अचानक लाता हो ना तो वो लोग क्या बोलेंगे कि पागल है क्या, तुम लोग कुछ भी नया नया लेके आते हो, हम लोग क्या खाली बैठे क्या, एक डिसिप्लिन होता है कि नहीं, जो आपको चाहिए बताओ ना, पहले भूल गए तो रिटर्न रिवाइज करो, बार बार रिवाइज करो, लेकिन हमको बताओ ना, हमको कैसे मालूम पड़ेगा। ये इन लोग अकड़ कब रखते हैं, जब कोई अचानक से नई चीज उन लोग के सामने लेके आता है। और एटीसी, जैसे एटीसी में क्या था, इट्स अ फ्रेश क्लेम, टेल मी विल एओ नो कि मेरा एटीसी है, एटीसी के लिए मैं यहां वहां इन्वेस्ट करके जुगाड़ कर रहा हूं, ये मैं जानू, उनको कैसे पता चले। तो कोई भी ऐसी चीज है ना विच वी कैनॉट एक्सपेक्ट दैट दे विल नो, यू शुड मेक देम नो आइदर इन द मेन रिटर्न और इन द रिवाइज रिटर्न, एंड इफ यू फॉरगॉटन दफन कर दो उसको। हाँ, लेकिन ऐसी चीज जैसे ब्रॉड फॉर लॉस हो गया, जो मैं मिस भी कर दिया, लेकिन है तो जूना लॉस था, जो जूना लॉस तो उनके सिस्टम में है, तो उनको भी तो बुद्धि चलती है ना कि जूना लॉस है, और ऐसे कोई अचानक से तो नहीं बताया, उनको पता है, सो दैट दे शुड अलाउ मी टू सेट ऑफ। इसका सीबीडीटी ने सर्कुलर दिया था। ये सर्कुलर क्यों देना पड़ा, क्योंकि गेट्स इंडिया ने तो ऐसा नाटक चालू कर दिया था ना, एओ तुम्हारी कुछ नहीं सुनेगा, कुछ नहीं सुनेगा, तो एओ लोग भी अड़ियल हो गए सब, और यहां भी एओ अड़ियल हो गया था। इधर एओ तो गेट्स इंडिया का झंडा गाड़ के बैठ गया। क्या आपको पता नहीं गेट्स इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था कि हम आपकी कुछ सुनेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, आपको जो चाहिए रिटर्न रिवाइज करना चाहिए, एओ ने उसी का झंडा गाड़ दिया। लेकिन सीबीडीटी ने उसके लिए क्लैरिफाई कर दिया, भाई ऐसा नहीं होता है। वो गेट्स इंडिया में सुप्रीम कोर्ट क्या कहना चाह रही थी कि कोई फ्रेश चीजें अचानक से एओ को बोल के मांग नहीं सकते, लेकिन कोई चीजें डिपार्टमेंट को पता ही है तो देना चाहिए ना। और पता है इसका सीबीडीटी ने सर्कुलर इशू कर दिया, उसके बाद भी ये झगड़ा हुआ था, और ये झगड़ा हुआ था महालक्ष्मी के केस में। ये देखो इधर महालक्ष्मी का केस लॉ है, प्रिसाइज नेम है महालक्ष्मी शुगर मिल्स।
मतलब सीबीडीटी ने सर्कुलर इश्यू कर दिया था, उसके बाद भी एओ ने नाटक कर दिया, तो इस पे केस बन गया। एंड फिर महालक्ष्मी शुगर मिल्स में सुप्रीम कोर्ट तक गया था केस। तब सुप्रीम कोर्ट ने बोला क्या कर रहे हो, सीबीडीटी पागल है क्या, उससे सर्कुलर में बोला है ना, तो वो हिसाब से झगड़ा होना ही नहीं चाहिए था। फिर भी हुआ है तो चलो हम जजमेंट दे रहे हैं। अभी जजमेंट क्या दिया, एओ शुड अलाउ। अब है ना, ये वाला क्वेश्चन भी मिलता जुलता है। कि मैं 3 क्वेश्चन बैक टू बैक ऐसा कर रहा हूं, सेम है। एक में वो एटीसी भूल गया था, उधर आंसर क्या था, नहीं नहीं भूल गया तो इधर प्रॉब्लम है। दूसरे में ब्रॉडफोर्ड लॉस भूल गया था, लेकिन इधर भूल भी गया तो भी देना पड़ेगा क्योंकि वो पुराना लॉस है, विच डिपार्टमेंट नोस। टेल मी, इधर ब्रॉडफोर्ड का चेंज करके मैं ये कर दो, करंट लॉस है। ये अगर करंट लॉस होता, ब्रॉड फॉरवर्ड की जगह, देन तो करंट लॉस इज अ फ्रेश लॉस विच यू नो ना, हाउ विल एओ नो। और ये एसएससी बोले यू डोंट नो, आई एम टेलिंग यू नाउ। टेलिंग यू नहीं होता ऐसा, टेलिंग यू नहीं होता है, वो यू हैव टू रिवाइज द रिटर्न। तो फ्रेश लॉस होता तो एओ सीधा रिजेक्ट कर देता बेस्ड ऑन गेट्स इंडिया। अब ये वाला ट्राई करो, इसमें भी देखो मिलती जुलती कहानी है। एक पृथ्वी लिमिटेड कंपनी थी, they did not claim 20 lakhs in the return of income for AY 26-27, which was disallowed in previous assessment year under 43B। मीन्स एक क्लेम है जो पहले डिसअलाउ हुआ था अंडर 43B। तुमको पता है 43B क्या है? सेक्शन 43B में क्या है, देयर आर सर्टन एक्सपेंसेस विच आर अलाउड ओनली इफ इट इज पेड। तो इसके केस में क्या था, कुछ एक्सपेंसेस है ना अनपेड थे, उस चक्कर में नॉट अलाउ हो गए, लेकिन वो बात पूरा नहीं हो गई। अब वो अनपेड चीजें इस साल हमने पे कर दी, अब इस साल हमने पे कर दी तो पे होते ही डिडक्शन मिलना चाहिए, लेकिन हम भूल गए ना, हम भुलक्कड़ है। जैसे 43B में बोनस आता है, बोनस अगर एम्प्लॉय को देना होता है ना तो उसमें रूल क्या है, पेड होगा तो ही डिडक्शन मिलेगा। तो इससे इमेजिन करो ना, पुराने सालों में बोनस आउटस्टैंडिंग था तो डिडक्शन नहीं मिला, लेकिन वो पुराने सालों का बोनस अभी पे किया, वो पे करते ही डिडक्शन मिलना चाहिए, लेकिन मैं भूल गया। ये देखो लिखा है डिड नॉट क्लेम, मतलब मैं भूल गया। फिर देखो क्या लिखा है, हाउएवर द सेट क्लेम वाज आल्सो नॉट कंसीडर्ड बाय एओ। एओ नहीं बोल गया, भूल गया तो तेरा प्रॉब्लम है, एओ भी खड़ूस होकर मना कर दिया। फिर क्यों मना किया, ऑन द ग्राउंड दैट नो रिवाइज रिटर्न वाज फाइल्ड। कैन एसएससी मेक सच क्लेम बिफोर अपील अथॉरिटी। मींस ये दुखड़ा वो अपील वालों के सामने रो सकता है क्या? तो सी, इधर उसका दुख क्या था कि हम लोग का पहले को आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस था, अभी पेड हुआ था तो अभी अलाउ होना चाहिए, लेकिन हम भूल गए तो अभी एओ तो मना कर रहा है, अपील वालों आप तो अलाउ कर दो। तो अपील वाले अलाउ करते, एओ को बोला है अपनी लगाम संभाल के रख, अपने दायरे में काम कर। और एओ का दायरा क्या है, कुछ भी फालतू चीजें एंटरटेन नहीं करने का, पब्लिक को जो मांगने हैं रिटर्न में मांगेगा, भूल गया तो रिटर्न रिवाइज करेगा, नहीं किया तो उनका प्रॉब्लम, ऐसे बोल के खड़ूस बन जा। मतलब ये तेरी लिमिटेशन, ये तेरा दायरा है। लेकिन हाँ, अगर एओ के बाद हम लोग अपील में जाते हैं, अपील में कहाँ जाते हैं, सीटा, आईटैट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, 4 लेवल होता है ना। तो अपील में तो हम लोग हमारा ग्रीवेंस रो सकते हैं। ये अपील अथॉरिटी को एक दायरे में बांध के नहीं रखा है। अपील वालों का काम क्या है, न्याय करना। और अगर सच में देखो ना, किसी का ये 43B का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अभी उसने सच में पे किया है, वो डिजर्व करता है ना। और अपील वालों का काम क्या, जस्टिस करो, न्याय करो। और न्याय ऐसा है का मतलब जो तू सच में डिजर्व कर रहा है तुझे मिलनी चाहिए, ये इंसाफ होना चाहिए। तो वो अपील वालों को अलाउ करने की अथॉरिटी है। पहले बताओ इधर एओ ने क्यों डिसअलाउ किया था, फ्रेश क्लेम। टेल मी, इधर एओ ने गेट्स इंडिया का झंडा सही गाड़ा था ना, क्योंकि ये फ्रेश क्लेम था। टेल मी, ये फ्रेश क्लेम क्यों था? क्योंकि सी, अगर तेरा कोई पुराना आउटस्टैंडिंग खर्चा है, तूने इस साल पे किया है, तो तूने पे किया है तो तू जाने ना। हाउ विल गवर्नमेंट कम टू नो? यस, गवर्नमेंट को ये जरूर पता होगा तेरे कुछ आउटस्टैंडिंग खर्चे है,
वो उनके सिस्टम में होगा, चलो। अरे टैक्स ऑडिट रिपोर्ट वगैरह आती है ना, 43B का रिपोर्टिंग होता है, तो गवर्नमेंट को चल ये भी पता होगा तेरे पुराने सालों के कुछ आउटस्टैंडिंग खर्चे हैं, वो पता है। लेकिन जब तक तुम पे नहीं करोगे तब तक डिपार्टमेंट को कैसे मालूम पड़े तुमने पे कर दिया? उनकी इंप्रेशन तो क्या, यहाँ आउटस्टैंडिंग खर्चे आउटस्टैंडिंग ही पड़े, तुम पे कर दियो, तुम जानते हो, तो तुम जानते हो तो तुम बताओगे ना, और बताने का तरीका रिटर्न ही है। तो इधर एओ ने तो सही रिजेक्ट किया था, लेकिन अपील वाले इसको कंसिडर करते हैं। ओके, तो ये एक्चुअल लाइफ में केस हुआ था पृथ्वी स्टॉक ब्रोकर्स का। इधर एक असेसी था, देखो, पृथ्वी ब्रोकर्स एंड शेयर होल्डर्स, इन लोग की केस में अपील अथॉरिटी ने उनको अलाउ कर दिया था। ओके, तो सी इसका समरी देखो, मैंने 3 क्वेश्चन जो करवाए ना उसकी समरी देखो। कौन से 3 क्वेश्चन करवाए? मैच आया ना उसके बाद 5 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन 1 नक्स वाला था, नक्स। क्वेश्चन 2 क्या था? ये नोटिस वाला था ना, वो ये नोटिस इशू ही नहीं की तो डिपार्टमेंट का ग्रॉस नेगेटिव, 2 क्वेश्चन थे। फिर अभी मैंने 3 क्वेश्चन बैक टू बैक कराए, तीनों क्वेश्चन में सिमिलर क्या था देखो, असेसी कुछ मिस कर दिया। डिफरेंस देखो, एक में एटीसी भूल गया था, दूसरे में ब्रॉड फॉर लॉस भूल गया था, तीसरे में पुराना कोई आउटस्टैंडिंग पेड किया है उसका डिडक्शन लेना भूल गया था। तो सी उसका समरी क्या निकला कि कुछ भूल गया था। ये देखो, मिस्ड इन द रिटर्न मतलब कुछ भूल गया था, और वो तू एओ के सामने दरख्वास्त कर रहा है। मतलब तुम जब एओ के सामने बैठे हो तो फ्रेश चीजें तो अलाउ करेगा ही नहीं। ओके, अदरवाइज मतलब वो फ्रेश नहीं है, इट इज समथिंग विच डिपार्टमेंट नोस लाइक ब्रॉड फॉर लॉस, तो वो अलाउ कर देगा, क्योंकि वो तो उनको भी पता है ना। तो सी इधर क्या लिखा है, फ्रेश क्लेम हुआ तो एओ विल नॉट अलाउड विदाउट रिवाइजिंग द रिटर्न। ऐसा कहां लिखा था? गेट्स इंडिया लिमिटेड। और ये किस क्वेश्चन में मैंने पढ़ा था? क्वेश्चन 3। मैं तीनों क्वेश्चन का रिकैप ले रहा हूं, एक क्वेश्चन 3 का समरी था। फिर क्वेश्चन 4 में क्या होता? ब्रॉड फॉर लॉस, आयरम वो मिस कर दिया। तो ब्रॉड फॉर लॉस वाज अ फ्रेश क्लेम के अदरवाइज, मेरे चार्ट में अदरवाइज हो गया, इट्स नॉट अ फ्रेश क्लेम, क्योंकि जूना पुराना लॉस है विच डिपार्टमेंट नोज। तो इसका क्या रूल है? इट इज द ड्यूटी ऑफ द एओ टू हेल्प द असेसी इन क्लेमिंग द रिलीफ। मींस असेसी ये पॉइंट रेज भी नहीं करता ना तो भी एओ की ड्यूटी बनती है, अरे आपने आपका पहले का लॉस वो एडजस्ट नहीं किया, चलो मैं दे देता हूं। करते नहीं ये लोग, करना चाहिए। मतलब अपने जो कम क्वेश्चन किए तो उसमें तो असेसी मांग रहा था भीख, मेरा ब्रॉड फॉर लॉस भूल गया, दे 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 दे, मांगने पे भी नहीं दे रहा था। सीबीडीटी तो क्या बोली थी, मांगने की भी जरूरत क्या है? असेसिंग ऑफिसर हैज टू बिहेव प्रोफेशनली, ही नोज ना कि असेसी का कोई जूना लॉस पड़ा है तो खुद ही दे देना चाहिए था। तो ये सीबीडीटी सर्कुलर था, और इस पे केस लॉ भी था महालक्ष्मी शुगर मिल्स का, वो मैंने लिखा नहीं है, बट सीबीडीटी सर्कुलर के नाम पे भी आंसर लिख सकते। ये क्वेश्चन 4 था। और अभी हम लोग जो पढ़े थे पृथ्वी वाला केस लॉ, उसमें तो हम लोग अपील अथॉरिटी के आगे बोल रहे थे। तो अपील अथॉरिटी का तो क्या है, अगर तू सच में कोई चीज डिजर्व कर रहा है ना तो भाड़ में गई दुनिया, तुझे तेरा हक मिलके रहेगा। ये उनका रूल है, जस्टिस करना उनका काम है, बट दे में अलाउ ए डिस्क्रिप्शन है। जैसे अपील अथॉरिटी नखरे भी कर सकते, सॉरी नहीं नहीं नहीं, और उन लोग अलाउ भी कर सकते, मतलब डिस्क्रिप्शन है। ऑब्वियसली डिस्क्रिप्शन कब एग्जीक्यूट करेंगे? जब उनको लगा जेन्युइनली डिजर्व करता है तो डिस्क्रिप्शन इन लोग अलाउ भी कर देंगे। लेकिन कोई बंदा ऐसे नखरे कर रहा है, ये कर रहा है, जेन्युइन भी नहीं लग रहा है, तो शायद डिसअलाउ भी कर दे, बट दे कैन अलाउ। व्हाट दे, क्या बात हो रही है, क्या मांग रहा हूं, अलाउ क्या? कुछ चीजें जो मैं भूल गया था रिटर्न्स में, भूली हुई चीजों का थियरी है। और ये पृथ्वी ब्रोकर्स का केस लॉ था, और ये क्वेश्चन 5 में था। तो ये चार्ट ही बना देना चाहिए, एग्जाम में कोई सम थोड़ी रीड करने बैठेंगे पूरा, ये चार्ट बना के पूरा दिमाग में छाप लो। ओके, 5 क्वेश्चन हो गए अपने। छठा क्वेश्चन देखना, ये क्वेश्चन 6 का देखोगे, इतना बड़ा स्टोरी देख, जल्दी इधर से लेके देख देख, लंबी स्टोरी है। तो मैं क्या तुमको रीडिंग में नहीं उलझाऊंगा, डायरेक्ट इसकी ड्राइंग बताऊंगा। क्वेश्चन 6 की मैं डायरेक्ट ड्राइंग बता रहा हूं, ड्राइंग के थ्रू पूरा क्लैरिटी रहेगा ना यार।
नहीं तो सेंटेंस तुम लोग पढ़ोगे, तुम लोग कुछ पढ़ रहे हो, मैं क्या बोल रहा हूं, कनेक्ट नहीं बैठेगा। ये देखो क्वेश्चन 6 में ना एक आदमी था, आदमी का नाम चाहिए तो बता देता, सूरजीत। ये देखो खाली आदमी का नाम देख लो। उसने रिटर्न फाइल किया था। अब रिटर्न में ना उसने पीपीएफ इंटरेस्ट दिखाया था। पता है इंटरेस्ट ऑन पीपीएफ एग्जाम है अंडर सेक्शन 10(11). एंड फिर उसने कैपिटल गेन्स भी डिस्क्लोज किया था विच वॉज एग्जाम अंडर 1037। पब्लिक को 1037 पता नहीं है। पता है तुम लोगों को पब्लिक 1037 क्या है? अर्बन एग्रीकल्चर लैंड का कंपल्सरी एक्विजिशन होता है। कैपिटल गेन कंप्लीटली एग्जाम। रूरल तो कैपिटल गेन से माफी है, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है उसकी छीना जब्ती हुई है, तो ये बहुत गलत हुआ है। तो ऐसे में जो कॉम्पेंसेशन मिलता है ना, इट इज कंप्लीटली एग्जाम अंडर 1037। तो एसएससी के केस में ऐसा कुछ था कि उसका कोई अर्बन एरिया में खेत था, छीना जब्ती हो गया, कॉम्पेंसेशन मिला, बट वो टैक्स फ्री था, तो उसने वो रिटर्न्स में क्लेम किया था। मतलब उसके पास 2 एग्जाम्ड इनकम थी। सी एग्जाम्ड इनकम भी रिटर्न्स में रिपोर्ट करनी पड़ती, उसने रिपोर्ट किया था। लेकिन उसके पास एक करंट ईयर का बिजनेस लॉस था, वो मिस कर दिया। अरे जिस साल का रिटर्न भरा था उस साल में उसने कोई लॉस भी सफर किया था, बट ही मिस टू शो इट इन द रिटर्न। ओके। एंड फिर इधर भी ऐसा था कि रिटर्न रिवाइज करने का वक्त निकल गया। ओके। फिर बाद में देखो अपना हर रिटर्न है ना प्रोसेस होके इंटीमेशन आता है। इंटीमेशन का सेक्शन क्या था 143(1). ये कहाँ प्रोसेस हुआ? बैंगलोर में। तो ये इंटीमेशन आता है। उसी अपने को इंटीमेशन मिला था, लेकिन इंटीमेशन क्या है वो कंप्यूटर के थ्रू होता है ना, तो उसमें भी फॉल्ट्स आते हैं। तो आदमी लेके नहीं बैठता। अब इतने भारत में कितने रिटर्न्स है, वो कंप्यूटराइज मैनर में होता है। तो उधर एक फॉल्ट आ गया, पीपीएफ इंटरेस्ट को उन लोग ने टैक्सेबल करवा दिया। क्योंकि मशीन के थ्रू रिटर्न प्रोसेस होता है तो ये सब गड़बड़ होती है। तुमको थोड़ा अजीब लगेगा कि पीपीएफ इंटरेस्ट तो सबको मालूम है एग्जाम्ड है, ये कैसे टैक्सेबल कर दिया? ठीक कंप्यूटर मशीन की तरह काम करता है, तो उससे पीपीएफ इंटरेस्ट भी टैक्सेबल करवा दिया, कैपिटल गेन भी टैक्सेबल करवा दिया। मतलब ये 2 चीज जो ओरिजिनली सही मायने में एग्जाम थी, वो इंटीमेशन के अंदर टैक्सेबल हो गई, और टैक्सेबल हो गई तो उसके ऊपर टैक्स आ गया उसका। ओके। तो अब एसएससी रिक्वेस्ट कर रहा है क्या, ये गलत है, इसको बदलो, इसको ही बदलो, और मेरे को ये दे दो। 3 चीज का उसका दुखड़ा है। देखो ये दुखी चीज है, अपने भी लेके देख। तू अगर कोई लॉस सेट ऑफ करना भूल जाए दुख होगा ना। और तेरा पीपीएफ जो एग्जाम ना चाहिए उसे टैक्स आ गया, कैपिटल गेन भी टैक्स आ गया, तो गलत है। तो अभी इसका क्या सॉल्यूशन है बताओ? उसी एक रूल बना दो, रिटर्न में तो अगर कुछ मिस होता है ना तो उसका एक ही चारा है, रिवाइज करो, और कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ एट द मोस्ट के आगे हम लोग अपील में जाएंगे तो अपील वाले अलाउ कर देते हैं ना, वो तो अपील वाले को तो एकदम एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन है। ओके। बट इन जनरल रूल के रिटर्न में तो कुछ मिस हुआ ना, कुछ नहीं हो सकता, तेरा बैड लक, तेरा बैड लक खराब है। ओके। लेकिन इंटीमेशन में फॉल्ट होता है, एंड इफ द मिस्टेक इज अपेरेंट, इट्स वेरी ऑब्वियस, उसके लिए सेक्शन 154 है। 154 रेक्टिफिकेशन मिस्टेक है। यूट्यूब वालों बच्चों, तुम लोग ये सम वाला लेक्चर देख रहे हो ना, उसके पहले थियरी देख लेनी चाहिए। नहीं देखिए तो शांति रखो, थियरी देख के बाद में वीडियो देखो ना। तो 154 सेक्शन क्या बोलता है कि अगर कुछ अपेरेंट मिस्टेक है जिसमें कुछ आर्ग्यूमेंट नहीं है, इट इज वेरी ऑब्वियस, उसको हम लोग चेंज कर दें। जैसे आर्ग्यूमेंट तो इसमें भी नहीं होगा, चलो, बट रिटर्न में भूला ना, रिटर्न में बोली हुई चीज का कुछ नहीं हो सकता है। 154 जो सेक्शन मैंने बोला ना, उसमें भी एक्ट में क्या लिखा है, ऑर्डर या इंटीमेशन, इसमें कुछ गड़बड़ हुई है, और गड़बड़ शुड नॉट बी डिबेटेबल, इट शुड बी वेरी ऑब्वियस, उसको 154 में रेक्टिफाई करवा सकते। तो सी इसका सॉल्यूशन बताओ, कंक्लूजन क्या है? इसके लिए क्या बोलना चाहिए? भूल गया ना, अब भूल ही जा, कुछ नहीं हो सकता, सॉरी दोस्त। इसके लिए क्या बोलेंगे? You can apply for rectification under section 154 which AO should consider। ये देखो
इट इज अ मिस्टेक विच इज अपेरेंट, एंड अपेरेंट मिस्टेक है तो 154 अपने को मिलना चाहिए। क्वेश्चन में क्या था ना, मैं वो 154 भी दे नहीं रहा था। ये देखो इधर क्वेश्चन का पढ़ो, देखो ये पढ़ो सब क्या लिखा है। एक से ना एक और चीज वो पढ़ाने के पहले, ये इंटीमेशन में भी गड़बड़ होता है ना, तो उसमें भी रिटर्न रिवाइज कर सकते हैं। जो लोग मुझसे पढ़े हैं ना असेसमेंट प्रोसीजर, उससे बताया था इंटीमेशन आने के बाद भी रिटर्न रिवाइज हो सकता है। कि इंटीमेशन जो आता है ना, इट इज समरी असेसमेंट, समरी असेसमेंट इज एज गुड एज नो असेसमेंट। तो इंटीमेशन तो क्या आया है, और अपने को मालूम ये क्या इंटीमेशन, मैं तो रिटर्न रिवाइज कर रहा हूँ, फाड़ के फेंक दो, रिटर्न रिवाइज करो वापस इंटीमेशन आ जाएगा। ओके मतलब इंटीमेशन आने के बाद भी रिटर्न रिवाइज होता है, बट ऑब्वियसली रिटर्न कैन नॉट बी रिवाइज आफ्टर 31 दिसंबर। और जब तक 31 दिसंबर है मैं 1000 बार रिवाइज करूंगा, जस्ट बिकॉज इंटीमेशन आया आई विल नॉट बी एबल टू रिवाइज, ऐसा नहीं है। तो इधर असेसी का ये भी ऑप्शन था, ये इंटीमेशन में लफड़ा हुआ है, रिटर्न रिवाइज कर दो। लेकिन रिवाइजिंग की डेडलाइन निकल गई थी ना, इसका तो रिटर्न रिवाइज करने का ही चाह रहा था। रिटर्न में कुछ भूला तो रिटर्न रिवाइज करना ही एक चाह रहा था, तो वो गया तो गया। लेकिन इंटीमेशन में गड़बड़ हो गया तो रिटर्न रिवाइज भी कर सकता हूं, प्रोवाइडेड मेरे पास वो टाइम है अभी तक, और नहीं तो 154 भी एक सहारा है। लेकिन एओ ने क्या बोला, इसको देखो रिवाइज रिटर्न में ले लेना था। आप लोग को मालूम है ना, इंटीमेशन आने के बाद भी लोग बाग रिवाइज करते, आपको रिवाइज ही कर देना था। अरे क्वेश्चन की कहानी कुछ ऐसी है, एओ अकड़ में क्या बोल रहा है, ये इंटीमेशन में लफड़ा हुआ ना, वो तो होता है ना, कंप्यूटर का मिस्टेक होता ही है, आपको रिटर्न रिवाइज कर देना था। और वो बेसिस पे बोला रिवाइज दे क्या तेरा प्रॉब्लम है, लेकिन गलत है ना, रिटर्न रिवाइज करना वाज वन रेमेडी, बट देयर इज वन मोर ऑप्शन ना, इफ द इंटीमेशन हैज एन अपेरेंट मिस्टेक आई कैन गो फॉर 154। तो 154 की मनाही क्यों कर रहा है, वो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए मेरा 154। 154 के लिए अपने अप्लाई करते हैं, लेकिन एओ ने रिजेक्ट कर दिया था। देखो लिखा है इधर, असेसी फाइल्ड रेक्टिफिकेशन अंडर 154 which was rejected by AO. Is the AO bound to accept the request? So, in the matter of PPF interest and capital gain का exemptions, AO is bound to accept the request because it is an apparent mistake in intimation. But for the business loss which he forgot in the return, AO will not accept his request as per Gates India Limited. Okay. तो ये क्वेश्चन नंबर 6 था। फिर ये देखो क्वेश्चन 7, इट इज ऑन अपडेटेड रिटर्न। अपडेटेड रिटर्न में अमेंडमेंट आया मालूम है ना, मैंने अमेंडमेंट के लेक्चर में पढ़ाया था कि पहले लोग क्या है 6 महीने, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, 24 महीने तक अपडेट कर सकते, अभी 48 मंथ्स तक अपडेट कर सकते। ओके तो इसको लेके क्वेश्चन है, पढ़ो क्या लिखा है। एक रवि करके आदमी है, ही वुड लाइक टू फर्निश इज अपडेटेड रिटर्न for AY 25-26. In case he furnishes updated return, his tax liability would be 4,50,000 including interest, and the tax paid by him at the time of filing of previous return was 1,65,000. मतलब क्या बोल रहे हैं, उसने पहले रिटर्न भरा था, पता है अपडेट रिटर्न कौन भरता है, इससे कभी भरा ही नहीं था, भरने का मन हो रहा है, तो बैंक से लोन वोन चाहिए होगा, या फिर जो भर चुका था लेकिन उसको डर है कि मेरी चोरी पकड़ी जाएगी, तो अब वो रिटर्न रिवाइज भी नहीं कर पा रहा है, उसको अपडेट करना है। मैंने बताया था ना अमेंडमेंट के टाइम यार, है ना। तो इसका केस कैसा था, उसने रिटर्न ऑलरेडी भरा था और उसमें टैक्स भी भरा था 1,65,000, बट अब वो अपडेट करेगा तो उसका टैक्स विल बी 4,50,000 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। तो इसका रूल मालूम है ना क्या है, अपडेट करोगे तो अगर टैक्स बढ़ रहा है तो जितनी भी बढ़ोतरी हुई है, बढ़ोतरी इंक्रीमेंट, वो तो भरना ही पड़ेगा, उसका सर्टन परसेंट एक्स्ट्रा भरना पड़ेगा। तो इसका बढ़ोतरी कितना हो रहा है 165 और 450 का जो भी डिफरेंस है, ये इंक्लूडिंग इंटरेस्ट है, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ही रहने दो, ये इंक्लूडिंग इंटरेस्ट भी वर्किंग होता है और अपने को दिया हुआ अमाउंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ही है, गुड। तो
इसकी टैक्स कितने से बढ़ा है? 165 और 4,50,000 का डिफरेंस। वो जो इंक्रीमेंटल है वो तो भरना ही है, लेकिन उसका सर्टन परसेंटेज एक्स्ट्रा बढ़ना है। कितना परसेंटेज होता है? अगर 4 साल के पहले पहले साल में अपडेट कर रहा है तो 25%, सेकेंड ईयर में अपडेट कर रहा है तो 50%, थर्ड ईयर में कर रहे हो 60, फोर्थ ईयर में कर रहे हो 70%। ये तो नॉलेज था अपने को। अभी यहां से क्वेश्चंस चालू हो रहे हैं। ये देखो, एक्चुअली ये सब क्वेश्चंस है। हाँ, पढ़ो। पहला क्वेश्चन क्या है? यू आर रिक्वायर्ड टू एग्जामिन वेदर मिस्टर रवि कैन फर्निश अपडेटेड रिटर्न ऑन दिस डेट्स। मीन्स अगर हम इस डेट को है तो अपडेट करना पॉसिबल है। मतलब 3 डेट के लिए अपने को एक्सप्लोर करना है कि अपडेटिंग पॉसिबल है कि नहीं। एंड पॉसिबिलिटी डिपेंड्स अपॉन वन थिंग, कि वो 48 मंथ्स अगर हमारे पास हाथ में है तो इट इज पॉसिबल, लेकिन 48 मंथ्स निकल गए तो नॉट पॉसिबल। तो एक काम करते ना, 48 मंथ्स को देख ही लेते कैसा है। ये देखो, इस क्वेश्चन में एवाई क्या दिया था? नहीं पढ़े थे, मैं पढ़वा देता, वापस पढ़ो। तो देखो, नहीं देख लो ना, देखो एवाई 25-26 था ना ये। अभी दिखा एवाई 25-26, तो एवाई 25-20 वहां से आया है। और वो 48 मंथ्स की गिनती इज फ्रॉम द एंड ऑफ एवाई, इसलिए मैंने एवाई को इधर पकड़ा। फिर 48 मंथ्स है, और 48 मंथ्स कब खत्म होगा यहां से गिनो। अरे एवाई का एंड 26 है ना, मार्च 26, तो मार्च 30 तक चलेगा। मतलब लेटेस्ट मार्च 30 तक हम लोग रिटर्न अपडेट कर सकते। ओके, अब इन लोग ने ये 3 डेट्स के लिए पूछा है। तो टेल मी, अगर 5 मार्च 27 को मैं अपडेट करना चाहूं तो इज इट पॉसिबल? यस, क्योंकि 2027, अरे भाई हम तो 2030 तक भी अपडेट कर सकते। ये तो 27 है, वी कैन अपडेट। फिर ये दो कैन, ये दो कैन, टिक किया मैंने, टिक। व्हाट अबाउट 28 फेब 2028? कर सकते हैं। इधर अगेन वही डायलॉग, 28 के हम तो 2030 तक अपडेट कर सकते हैं, तो 28 में तो कर ही सकते हैं। फिर 31 मई 2030 को अपडेट करना चाहे तो नॉट पॉसिबल, इट्स टाइम बार्ड। क्योंकि मैक्सिमम अपडेशन कब तक अलाउड है अपने क्वेश्चन में? मार्च 30, और ये मई 30 है। मई 30 मार्च के बाद आ गए, तो उसके बाद तो अपडेट करना पॉसिबल नहीं है, तो नॉट अलाउड। ओके, फिर एक तो ये चीज का आंसर हो गया ना ये। दूसरा क्वेश्चन पढ़ो। इफ यस, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ एडिशनल इनकम टैक्स पेएबल by him at the time of filing his updated return। एडिशनल टैक्स, कितना एडिशनल टैक्स भरना पड़ेगा? अगर आपका आंसर यस है तो चलो देखते हैं अपना आंसर यस किस में था। फर्स्ट 2 डेट्स में हमारा आंसर यस था, तो जिधर भी यस था तो खाली यस करके नहीं। अब ये बताओ एक्स्ट्रा कितना टैक्स भरना पड़ेगा। तो सी, एक एक डेट का देखते हैं। 5 मार्च 2027 किधर आ रहा है? देखो ये वाली डेट को बताओ। मेरी ड्राइंग देखो, ड्राइंग में इधर आ रहा है। देखो, देख देख जल्दी, इधर फिट हो रहा है। मतलब पहले पहले साल में आ रहा है। अरे पहला साल कब होगा? 31 मार्च 27 तक है, और मैं तो 5 मार्च 27 को सोचूं तो मतलब मैं 4 साल के पीरियड में से पहले पहले साल में कर रहा हूं। और पहले पहले साल में करे तो 25% भरना पड़ेगा, और 25% ऑफ द इंक्रीमेंटल। अपना इंक्रीमेंटल टैक्स कितना आ रहा है? 1,65,000 था, 4,50 हो गया इंक्रीमेंटल जो भी है। कितना आया था? 2,85,000। इसका 25% इज एडिशनल टैक्स, जो भी आ रहा है 71,250, वो एडिशनल टैक्स है। फिर अगर ये डेट को अपडेट करना चाहेंगे तो ये डेट किधर फॉल हो रही है? ये वाले खांचे में आ रहा। देखो ये, देख देख, सही कर रहा हूं ना मैं? देखो देखो, ये मार्च 28 के पहले आ गया अपना फेब 28, और सेकेंड ईयर में अपडेट करना है तो 50% एक्स्ट्रा भरना पड़ेगा। ओके, बात ही हुई तो बात, थर्ड ईयर में 60, फोर्थ ईयर में 70। लेकिन ठीक है, इसका ये वाला फर्स्ट ईयर में बैठ रहा था, ये वाला सेकेंड ईयर में, और इसको तो अपडेट ही नहीं कर सकते। फिर इधर क्वेश्चन पढ़ो। वुड योर आंसर बी डिफरेंट इफ एसएससी हैज रिसीव्ड
नोटिस अंडर 148, 148 नोटिस मिल गया ना, मतलब असेसमेंट चालू हो गया। एक बार असेसमेंट चालू हो गया ना तो अपडेट करना अलाउड नहीं है। लॉ क्या बोल रहे हैं, एक बार हमने असेसमेंट चालू कर दिया मतलब हमने चोर को पकड़ लिया है। अब चोर को पकड़ने के बाद कन्फेस क्या कर रहा है, अब तू क्या कन्फेस कर, हम ही पकड़ लेंगे तेरे को। सी अपडेटेड रिटर्न में वी आर कन्फेसिंग ना, और कन्फेशन कन्फेशन कब साउंड करता है, जब किसी को मालूम नहीं मैं सामने से आके बताऊं। लेकिन मेरा असेसमेंट उन लोग ने चालू ही कर दिया तो उसके बाद अपडेट करना अलाउड नहीं है। और पता है 148 नोटिस आना मतलब असेसमेंट स्टार्ट हो चुका है, तो अपडेटिंग अलाउड नहीं है। बट ये कब आया था, डेट देखो ना, 23 मार्च 27 को ये नोटिस इशू हुआ था ना, तो इसके बाद मैं अपडेटिंग के लिए डीबार हो गया। तब तक तो वो नोटिस नहीं आए थे ना। सी नोटिस आई, नोटिस अंडर 148 आना मतलब असेसमेंट स्टार्ट हो चुका है, लेकिन कब हुआ वो डेट भी तो इंपॉर्टेंट है ना। देखो 23 जुलाई, तो 23 जुलाई तक तो मैं कुछ भी कर सकता हूं, तब तक तो राम राज्य है, करो जो करना है करो, असेसमेंट चालू करो अपडेट। लेकिन उसके बाद में डीबार होगा, तो ये 23 जुलाई का इंपॉर्टेंस है। 23 जुलाई अपने लिए किधर अड़चन बनेगी, देखो इधर अड़चन नहीं बन रही है, क्योंकि ये तो 23 जुलाई के पहले मार्च है ना, 5 मार्च, तो एज ऑन 5 मार्च तो राम राज्य था। अरे राम राज्य मतलब कोई अड़चने नहीं थी, है ना। 23 जुलाई के पहले तो आई कैन अपडेट। लेकिन जब मैं इस डेट को इच्छा रखूंगा ना, यार मुझे कोई अपडेट करने दे दे मजा आ जाए यार, तो मजा नहीं मिलेगा, क्योंकि ये 28 फरवरी आ गई है, और 28 फरवरी 2028 इज आफ्टर दिस डेट, और ये डेट को तो तेरा असेसमेंट स्टार्ट हो गया है, और एक बार असेसमेंट स्टार्ट हो गया ना यू कैन नॉट अपडेट। ओके, ये देखा ना 23 जुलाई 27 के बाद डेट आ गई ना, दैट मीन्स असेसमेंट स्टार्ट होने के बाद तू सोच रहा है, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। बट सी ये 148 ऑब्स्टेकल बनता है। इनकम एस्केपिंग असेसमेंट की कार्रवाई मालूम 4 स्टेप है। पहले 148A आता है, फिर 148 आता है, फिर 143 टू अटेंड दी ऑफिस वाला, फिर ऑर्डर पास होता है। 4 स्टेप थे ना। 148A आया होता शो कॉज नोटिस, तो 148A आना डजंट मीन असेसमेंट स्टार्ट हुआ है, क्योंकि 148A के शो कॉज नोटिस में तो हो सकता है कि तेरा केस रीओपन करने का प्लान ड्रॉप भी हो जाए, रीओपन हो भी सकता है। तो अगर 148A आया होता ना, इट इज नॉट एन ऑब्स्टेकल। बट एट द सेम टाइम मैंने अमेंडमेंट लेक्चर में बताया था कि 148A आना इज नॉट एन ऑब्स्टेकल, यू कैन अपडेट द रिटर्न, बट फॉर सच पीपल इट इज नॉट 48 months, it is 36 months, it is 36 months। ये बताया था मैंने, अमेंडमेंट का डिस्कशन हुआ था तभी। तो पहले तो ये दिमाग बिठाओ कि 148A आना is not an obstacle which can stop us from updating the return, because 148A आना doesn't mean assessment has started, so I can very well update the return, हक से I can update। बट लॉ ने एक लिमिटेशन रखा है कि ऐसे लोग को 36 मंथ्स तक का टाइम मिलेगा, क्योंकि है तो गड़बड़ वाले ही लोग ना, तो 36 मंथ्स तक का टाइम मिला है। तो मैं इधर चेंज कर रहा हूं, देखो अगर इधर नोटिस 148A लिखा होता, मतलब नोटिस 148A आया है, तो मन में क्या चला, ठीक है ना 148A है तो क्या है, कर सकता कर सकता कर सकता, लेकिन मन में एक दीवार है 36 मंथ्स के बाद नहीं, तो दीवार बना देता हूं, देखो ये इसके बाद नहीं। ये दीवार रहेगी, तो टेल मी ये दीवार ये पहले ही है, और ये वाला डेट भी पहले ही आ गया, तो दोनों डेटों को हम लोग पॉजिटिव रिप्लाई देंगे। हाँ ये तो पहले ही कैंसिल हो गया ना, ये तो 3 साल के, तो 4 साल के भी आगे निकल गया है। लेकिन अगर इस क्वेश्चन में 148A करके क्वेश्चन बनाया होता ना, खैर वो तो एग्जामिनर में एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा ना, तो 148A का माहौल बना के ना टेस्ट क्या करेंगे, चौथे साल में करना चाह रहा है, बोल कर पाएगा। अरे तो ही तो एग्जाम में क्वेश्चन बनाने का मजा आएगा ना पेपर सेटर को भी यार।
ये तो मैं खाली ऐसे अपने मन से चेंज कर दिया, लेकिन एक मजेदार क्वेश्चन तो कब होगा? क्वेश्चन में बोलेंगे भाई को 148A मिल गया, और वो डेट जो देंगे ना वो चौथे साल में फिट होगी, चौथे में। जिनको नॉलेज नहीं है वो तो बोले हाँ 148A तो क्या है, चलता है ना, अपडेट कर सकते हैं। अरे चलता है, लेकिन चौथे में नहीं कर सकते, तीसरे तक ही कर सकते हैं। एनीवेज ये पॉइंट में अमेंडमेंट में बता, रिकैप हुआ है वापस। ये लास्ट क्वेश्चन है एक्चुअली, इधर है ना इतने क्वेश्चन, थोड़ा इधर प्रॉपर दिख नहीं रहा। अब लास्ट वाला क्वेश्चन नहीं, ये लास्ट, वो तो डैश गलती से आ गया। ये पढ़ो क्वेश्चन, व्हाट वुड बी द टाइम लिमिट फॉर कंप्लीटिंग असेसमेंट अंडर 143 इफ रवि फाइल्स अपडेटेड रिटर्न। रिटर्न अपडेट होता है तो रेगुलर असेसमेंट कितने टाइम में होता है? सी जनरली रेगुलर असेसमेंट, अरे 143 मतलब रेगुलर असेसमेंट, जनरली रेगुलर असेसमेंट कितने टाइम में होता है? 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ एवाई, 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ एवाई होता है। लेकिन अपडेटेड रिटर्न वाले केस में रेगुलर असेसमेंट का एक विशेष टाइम है, इट इज 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर व्हेन अपडेटेड रिटर्न इज फाइल्ड। तो चेंज क्या था? नॉर्मल लोग के लिए 12 मंथ्स इज फ्रॉम द एवाई, इधर एवाई पकड़ू तो एवाई 25-26 है। ऐसे तो इस आदमी का एवाई 25-26 है, तो रेगुलर असेसमेंट यहां से 12 महीने में खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन अपडेट करते हैं ना तो टोटली अलग टाइम है, 12 मंथ्स ही है, बट फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर व्हेन अपडेटेड रिटर्न इज फाइल्ड। एनीवेज ये मैंने रिवीजन वीडियो से भी डाला है, असेसमेंट का थियरी जो है ना उसमें, तो क्वेश्चन 7 था। ये वाला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में क्या हुआ है, इस क्वेश्चन की कहानी मैं बता देता हूँ, क्योंकि इधर नहीं तो क्या है, अलग अलग डेट में तुम लोग उलझ जाओगे। एक बार बता दिया होगा ना तो रीड करना इजी होगा। सी इधर एक असेसी ने ना पहले रिटर्न भरा था, और रिटर्न फाइल करने के बाद डिपार्टमेंट को लगा उसमें डिफेक्ट है, और कभी भी रिटर्न में डिफेक्ट होता है तो वो लोग अपने को नोटिफाई करते हैं, और अपने को 15 दिन की मोहलत मिलती है टू रेक्टिफाई द डिफेक्ट। तो इधर ऐसा ही हुआ था, रिटर्न भरा था, देयर वाज अ डिफेक्ट, अपने को डिफेक्ट बताया गया, और डिफेक्ट ही ऐसा था ना कि रिटर्न दोबारा से भरना पड़ा। तुमने रिटर्न दोबारा से भरा, अब दोबारा से रिटर्न भरा, उसके बाद स्क्रूटिनी आ गई। स्क्रूटिनी आई मतलब 143(2) का नोटिस आया कि आपको हमारी ऑफिस वगैरह आना है। ओके, अब इस क्वेश्चन में झगड़ा क्या हो रहा है कि 143(2) का जो नोटिस आया, आया तो आया, टाइम पे आया था कि टाइम के बाद आया था? ये चीज इधर बच्चों की टेस्ट हो रही है। ओके, ये भी रिसेंट पेपर का क्वेश्चन है, आईसीआई का मेन एग्जाम पेपर, नॉट आरटीपी, मेन एग्जाम पेपर है। अरे 143(2) टाइम पे आया था कि नहीं, उसके लिए नॉलेज है कि नहीं? 143(2) टाइम क्या है? 143(2) का टाइम क्या है? विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर इन विच रिटर्न इज फाइल्ड। ओके, और इतने टाइम में नोटिस रिसीव हो जाने चाहिए। अब पढ़ो थोड़ा, ये देखो, assessee filed the return on 29th November 23, एक सेकेंड, 29th November 23 को उसने रिटर्न भरा था। ये उसका है ना एक्चुअली ओरिजिनल रिटर्न है, और मैंने तुमको स्टोरी तो ब्रीफ कर दी है ना कि इसको रिटर्न दोबारा से भरना पड़ा बिकॉज देयर वाज अ डिफेक्ट। ये उसका ओरिजिनल रिटर्न था। फिर द रिटर्न वाज फाउंड टू बी डिफेक्टिव, अकॉर्डिंगली assessee received an intimation on 10th July 24 to correct the defects within a period of 15 days from the receipt of said notice, and defects were rectified by filing a new return। ये देखो, फाइलिंग अ न्यू रिटर्न। सी कभी कभी कोई डिफेक्ट ही ऐसा होता है ना कि उसको अपने को सुधारने के लिए रिटर्न पूरा नए से भरना पड़ता है। उसने नए से रिटर्न भरा, कब भरा? 19th जुलाई 24 को उसने रेक्टिफाइड रिटर्न फाइल किया, रेक्टिफाइड। फिर सब्सिक्वेंटली द एओ इशूड अ नोटिस अंडर सेक्शन 143(2) ऑन 11th June 25। ये डेट को नोटिस इशू की थी। द असेसी कंटेंडेड, कंटेंडेड का मतलब क्या था? आर्ग्यूड दैट द नोटिस वाज इशूड, सॉरी, नोटिस कैन बी इशूड विद इन 3 months
from the end of the financial year in which original return is furnished. Thus, the said notice was barred by limitation. Is the contention of assessee valid? मतलब असेसी का कंटेंशन मतलब आर्ग्यूमेंट, उसका आर्ग्यूमेंट क्या है कि जब हमने ओरिजिनल रिटर्न भरा था ना, उसको बेस लेके 3 महीना गिनने का, और आपका गिनती गलत है तो आपने नोटिस रॉन्ग टाइम पे भेजा है। इससे देखो ना क्या फर्क पड़ता है। ये ओरिजिनल रिटर्न था, मैं लिख देता हूँ, ये उसका ओरिजिनल रिटर्न है, ये उसका न्यू रिटर्न है। तो टेल मी, अगर मैं ओरिजिनल रिटर्न को बेस लूंगा तो अपना 3 मंथ्स कैसे गिनते हैं, रिटर्न डेट से, तो इसको बेस लूंगा तो 3 मंथ्स कब एक्सपायर होगा? 3 मंथ्स कैसे गिनते हैं? फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर। इसका एंड ऑफ द ईयर क्या है? मार्च 23। उसके बाद 3 मंथ्स मतलब अप्रैल मई जून 23, मतलब गलती से निकला, ये 23 है ना, तो इसका एंड ऑफ द ईयर क्या हो गया? मार्च 24 हो गया। एंड ऑफ द ईयर पे आना मार्च 24, उसके बाद 3 महीना जून 24, तो 30 जून 24 would be the latest time by which 143(2) can be served to the assessee. ओके, ये। लेकिन अगर मैं ये डेट को बेच दूं तो कौन सी? ये वाली। तो इसका एंड ऑफ द ईयर क्या आ रहा है? 31 मार्च 25। ये देखो मैंने सर्कल किया, इसको देखो। और उसके बाद 30 जून 25 आएगा। तो दोनों में आंसर चेंज है। और पता है एओ ने नोटिस कब भेजी थी हमको? 11 जून 25। जो ऊपर वाली डेट को बेच दूंगा तो गलत प्रूव हो जाएगा, टाइम बार्ड हो जाएगा। नीचे वाली डेट के हिसाब से विद इन द टाइम है। तो यही तो झगड़ा है कि ओरिजिनल रिटर्न को बेस लेके 3 मंथ्स काउंट करना है कि न्यू रिटर्न को बेस लेके। ओरिजिनल रिटर्न, कभी भी रिटर्न में करेक्शंस होते हैं ना, तो करेक्शन करके जो आंकड़े होते हैं ना, वो करेक्टेड आंकड़े ही देखो, लेकिन डेट ओरिजिनल रिटर्न की पकड़ो। ये मैंने पता है रिवाइज रिटर्न के टाइम भी तुमको पढ़ाया था कि कभी भी हम लोग रिटर्न रिवाइज करते हैं तो रिवाइजिंग हैपन्स एट अ लेटर डेट, बट वो रिटर्न बैकडेटेड बन जाता है। इट विल रिप्लेस द ओरिजिनल रिटर्न। रिवाइज रिटर्न विल ऑलवेज रिप्लेस द ओरिजिनल रिटर्न। ये डिफेक्टिव रिटर्न भी काइंड ऑफ रिवाइज रिटर्न ही है, काइंड ऑफ बोलना चाहिए। टेक्निकली रिवाइज कब बोलते जब हम लोग अपने इनिशिएटिव पे करते हैं। ये तो उन्होंने डिफेक्ट पॉइंट आउट किया, लेकिन जो भी है मैं अपने इनिशिएटिव पे करूं कि उनके डिफेक्ट पॉइंट आउट करने पे करूं। जब रिटर्न छेड़छाड़ होके एक नया रिटर्न जाता है ना, तो वो छेड़छाड़ करना जरूरी है, लेकिन उसकी डेट नई वाली नहीं पकड़ते, ओरिजिनल। एक डायलॉग लिखना चाहिए, वेन एवर यू करेक्ट योर रिटर्न, वेन एवर यू रेक्टिफाई और रिवाइज योर रिटर्न, दैट रेक्टिफाइड रिटर्न, रिवाइज रिटर्न विल रिप्लेस द ओरिजिनल रिटर्न। तो ओरिजिनल रिटर्न को बेस देना पड़ेगा, और इसको बेस लेंगे तो क्या डेट आया था अपना? 30 जून 24 तक नोटिस भेजना चाहिए, और भाई साहब ने नोटिस भेजा था लेट, तो ये इनवैलिड नोटिस है। ओके, इनवैलिड नोटिस। और इसका केस लॉ का नाम भी याद रख लेना, ट्रैवल डिजाइनर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ट्रैवल डिजाइनर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ये तो क्या, जो लोग मेरा रेगुलर लेक्चर्स देखे ना, रेगुलर लेक्चर या फास्ट ट्रैक लेक्चर है, उन लोगों को केस लॉस के अंदर ये पढ़ाया हुआ ही था। भले रिसेंट केस लॉस में मैंने पढ़ाया था, प्लस इन लोगों ने इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन भी पूछ लिया इसके ऊपर। ओके, तो ये अपने असेसमेंट प्रोसीजर के क्वेश्चन समाप्त हो गए। ओके।